हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रोफेसर पर। हम पिछली वीडियो में यूपी पीसीएस संदर्भ 23 का पेपर एनालाइज़ कर रहे थे, जिसमें हमने 75 क्वेश्चंस तक पेपर जो है डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में जो 75 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनको हमने डिटेल में चर्चा की थी, और उनमें हम मैपिंग के माध्यम से हमने इसके अलावा भी कुछ एडिशनल चीज़ें भी देखी थी। इसी तरह हम आगे भी जो 77 से आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, उसमें हम जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने 75 क्वेश्चंस तक ये देखा था कि उसमें जो है सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सामान्यतः बेसिक थे, मतलब सिलेबस में से पूछे गए थे। इसमें जो 77 के आगे के क्वेश्चन है उसमें करंट ज़्यादा पूछी गई है, और जो बेसिक है उसमें कम पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करंट का वेटेज जो है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है पीसीएस में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बने हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमने उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और ये सीरीज़ में लगातार 15 ईयर्स के जो पीसीएस के पेपर हैं हम वहाँ पर लगातार उनको एनालाइज़ करेंगे, उनका डिस्कस करेंगे डिटेल में, और वहाँ पर हम अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं 77 क्वेश्चन से। तो सबसे पहले है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। भारत के अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। ये जो क्वेश्चन आया था वो इस वजह से आया था कि उस समय जो है लिथियम के जो भंडार मिले थे जम्मू कश्मीर में, और ये करंट का क्वेश्चन था, तो इस वजह से ये यूपी पीसीएस ने पूछ लिया था। ठीक है, तो इसमें जो जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, तो ये बिल्कुल राइट है। ठीक, और अगला, भारत के अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका 77 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों ठीक है। अच्छा, कभी भी जब किसी भी विकल्प में जब मल्टीपल फैक्ट दे रखे होते हैं, जैसे लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, तो वो सामान्यतः वो विकल्प ठीक होता है। तो इस बात को आप देख सकते हैं, ये भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 78, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। ये भी करंट था, उसमें करंट में चल रहा था। तो 78 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुमकुर, कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट 79, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और इसके जो विकल्प हैं एस राजमौली, देवी श्री प्रसाद, MM कीरावानी, AR रहमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये नाटू नाटू गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला था, और इसके बाद ये ऑस्कर के लिए भी गया था। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा करंट में रहा था, तो ये पूछ लिया था यूपी पीसीएस ने। इसी तरीके की जो भी करंट में चीज़ें रहती है वो यूपी पीसीएस सामान्यतः पूछ लेता है। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में। तो ये हम सबको पता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 80 का ए, हरियाणा। 81 देखते हैं। ये हमने जब G20 के, हमारा देश जो संदर्भ 23 में जब इसने अध्यक्षता की थी, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया था। तो भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है। पहला है, प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियाँ वाला कमल है, तो बिल्कुल ठीक है। ये भारत ने जो एक चिन्ह जो है लॉन्च करा था, तो ये 7 पंखुड़ियाँ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में। तो ये 7 पंखुड़ियाँ थी, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये 7 कॉन्टिनेंट को मतलब डिनोट कर रही थी, ये 7 पंखुड़ियाँ जो थी। ठीक, प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। सामान्यतः जो यूपी पीसीएस जो विकल्प बनाता है, अगर वो जनरल सेंटेंस है, उसमें कोई ज़्यादा डीपली फैक्ट नहीं दिया है, तो वो सामान्यतः दोनों विकल्प जो ठीक ही देता है। ठीक है, यहाँ पर इस समय इन्होंने G20 के बारे में जब अध्यक्षता की थी, तो इससे रिलेटेड चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट थी। अब अगर कभी नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है तो ये पूछ सकता है कि G20 में कौन सी कंट्रियाँ शामिल हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन से देश शामिल हैं, और या तो ये पूछ सकता है या कितने देश शामिल हैं, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें बाकी 19 तो कंट्री हैं, और उसके अलावा 2 जो हैं, इसमें एक नया भी शामिल हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर G20 में कि इसमें कौन सा नया सदस्य शामिल हुआ। तो एक अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ। ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन इसमें नया सदस्य शामिल हुआ। बाकी इसमें कौन कौन से 20, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, एक इसमें यूरोपियन यूनियन है, ये देश नहीं है, पूरा यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें जो है जर्मनी है, टर्की है, UK है, फ्रांस है, इटली है, सऊदी अरब है, रसिया है, चाइना है, इंडिया है, जापान है, कोरिया है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और साउथ अफ्रीका है। ये 20 कंट्री हैं। ठीक है, और इसमें जो नया शामिल हुआ वो अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है।
नेक्स्ट 82, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो INS बेला, INS कलवरी, INS बागीर, INS करंज। तो 82 का ऑप्शन हो जाएगा बी, INS बागीर। ठीक है, ये लास्ट थी तो INS बागीर। ठीक है। 83, ये भी करंट का था। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य तक किस वर्ष तक धूम्रपान मुक्त होना है? 2024 तक, 2029 तक, 2025 तक या 2030 तक? तो 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट, 2025 तक। ये भी करंट का था। नेक्स्ट 84, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो नेपाल एयरलाइन का, तारा एयरलाइन का, बुद्धा एयरलाइन का, यति एयरलाइन का? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यति एयरलाइन का। ये बहुत ज़्यादा उस समय न्यूज़ में रहा था, यति एयरलाइन। अगर न्यूज़ आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं सुन लिया होगा, यति एयरलाइन। ठीक है। नेक्स्ट 85, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी थी? प्रिंस हैरी ने, प्रिंस फिलिप ने, प्रिंस विलियम्स ने, किंग्स चार्ल्स ने? तो यहाँ पर आप अगर केवल आपको कुछ भी नहीं पता तो यहाँ पर आप सेफली ये हटा ही सकते हैं किंग्स चार्ल्स, क्योंकि 3 विकल्प जो है प्रिंस से शुरू हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसमें आंसर जो है इसी में दिया होगा। तो फिलहाल इसका जो 85 का आंसर था, 85 का ऑप्शन नंबर ए राइट था, प्रिंस हैरी। नेक्स्ट 86, पॉप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ये सारे करंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, उन्होंने करंट के पूछे थे यहाँ पर। ठीक है, जो हमने 75 तक करे थे वो सामान्यतः बेसिक थे। अब यहाँ पर जो आगे के जो क्वेश्चन है वो लगातार करंट के पूछे गए थे। तो पहला, वह जर्मनी के मूल निवासी थे, तो यहाँ पर ये भी ठीक था। वह 600 वर्षों से इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसे गलत मान भी सकते थे, बट यहाँ पर UPPCS ने दोनों जो है UPPCS उन्होंने दोनों ही ऑप्शन ठीक दिए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। फिलहाल ये किसी को नहीं पता होता तो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये सामान्यतः जो क्वेश्चन देता है, जो थोड़े हट के क्वेश्चन देता है, वो दोनों ही सही देता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप रिस्क ले सकते थे, बाकी का ये चीज़ें एकदम पढ़ने को नहीं मिल पाती हैं। तो 86 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 87, SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव का आयोजित किया जा रहा है। तो बिल्कुल किया जा रहा है, सहयोग संगठन के, क्योंकि फिल्म महोत्सव है तो वही आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। ठीक है, फिल्म महोत्सव था तो फिल्में ही दिखाई जाएंगी, SCO देशों की ही दिखाई जाती हैं। तो ये भी दोनों ऑप्शन राइट थे, तो इसका 87 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था? तो जेसिंडा अर्डनर को, सिंडी किरो को, क्रिस हिप्किंस को या कार्मेल सुपिलोनो को? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी राइट था, क्रिस हिप्किंस को। ठीक है, न्यूजीलैंड के जो अभी करंट में जो भी नए नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुने गए हैं उनको अच्छे से देख लेना, स्पेशली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं तो उनको अच्छे से देख लेना। ये क्वेश्चन सामान्यतः एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है UPPCS। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 89, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो आगरा, कानपुर, वाराणसी या ग्रेटर नोएडा? तो 89 का जो ऑप्शन नंबर राइट था वो था सी, कानपुर। बाकी आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा में जो बैठकें हुई थी। ठीक, 90 देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसमें एक असर्शन है, मतलब अभिकथन है, और दूसरा रीजन उसका कारण है। ठीक है, देखते हैं। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। ठीक, तो ये ए जो था इसका राइट था। और चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, तो ये तो बहुत ही जनरल सेंटेंस, अगर आप इसे गलत मान लें तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये तो बोनस क्वेश्चन था, तो आर तो ठीक था ही था। एक द्वारा देख लेते हैं। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं कि गलत करना वैसा आसान तो है, बट यहाँ पर UPPCS गलत करता नहीं है। बाकी यहाँ पे अगर ये है, अगर आप इसका जो है ये व्याख्या करता नहीं करता तो देखना, तो मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियो में भी, तो यहाँ पे क्यों लगा कर आप देख सकते हैं। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था, क्योंकि चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता था। बिल्कुल रिलेट कर रहा। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट था कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। UPPCS का आप अगर यहाँ पर ट्रेंड देखेंगे, ये कोई हवाई बात नहीं है, मतलब एक फैक्ट है। अगर आप एनालाइज करेंगे पिछले प्रीवियस ईयर को, तो जो UPPCS जो असर्शन और रीजन के सवाल देता है, जो क्वेश्चन पूछता है, उसमें क्या करता है कि वो असर्शन और रीजन दोनों को ही ठीक देता है और व्याख्या भी करता है। बहुत रेयरेस्ट केस में जो है या तो फैक्ट डाल देगा, कोई जो है एक्सट्रीम सेंटेंस डाल देगा या एक्सट्रीम चीज़ डाल देगा, तब उसके बाद वो गलत बन जाता है। तो वहाँ पर जो है गलत होते हैं। वरना अगर आप 10 में से 7 क्वेश्चन यही देखेंगे, वो इसकी जो है व्याख्या करता है और ये दोनों ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कभी रिस्क लेना हो तो इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो 90 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 91,
डीकेन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, ठीक है, और इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट था और बी जो है गलत था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 91 का ए, ठीक। 92 देखते हैं। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो सैम डाल्टन को, गौतम अडानी को, सुनील चोपड़ा को, नीरज पाटिल को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, सुनील चोपड़ा को, 92 का बी। नेक्स्ट 93, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी? तो म्यांमार, श्रीलंका, ताइवान, अफगानिस्तान। तो इसका ऑप्शन था बी, ताइवान। ये करंट में चल रहा था, मतलब उस समय न्यूज़ में बहुत रहा था ये, तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, ताइवान। अगर आप ताइवान की लोकेशन देखना चाहें तो ये एशिया में पड़ता है, और यहाँ पर जो एशिया का जो ये चाइना है, चाइना इसे अपना भाग मानता है, फिलहाल ये इस समय अपने एक स्वतंत्र रूप से है, तो ये ताइवान है। यहाँ पर ये रेड कलर से जो दिख रहा है ये ताइवान है, ठीक। तो इसकी आप लोकेशन देखना चाहें तो एशिया का देश है, एक छोटी सी कंट्री है ताइवान, ठीक। और बाकी यहाँ पर देखना चाहें ये है, ये पूरा एशिया का मैप है, ये चाइना पड़ेगा हमारा, और ये साउथ ईस्ट एशिया में आ जाएगा, ये भारत है ये, ठीक। और ये प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन में, ठीक। 94, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन ये है, प्रशांत महासागर में, और ये न्यूजीलैंड है। बाकी जो है ये अपना एक अलग कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पर इसने ऑस्ट्रेलिया ने करी थी, ठीक है। ये भी करंट में था उस समय। ये ई दृष्टि में भी दिया हुआ था, जो यूपी पीसीएस के लिए जो है ई दृष्टि पढ़ते हैं ना, बहुत पॉपुलर करंट अफेयर है ई दृष्टि, तो आप भी उसे पढ़ सकते हैं, ई दृष्टि। तो ई दृष्टि में ये दिया हुआ था, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे लगभग उसमें से ई दृष्टि में लगभग सब दिए हुए थे, ठीक है। कुछ स्पेशल है, उसके लिए आप स्पेशल एक एक्स्ट्रा करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 95, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था? तो मंत्रिमंडल की गोपनीयता भंग करने के कारण, टैक्स स्कैंडल, सेक्स स्कैंडल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 2 स्कैंडल से रिलेटेड थे, तो यहाँ पर भी देखो सेम मतलब टोन में है, स्कैंडल। तो मतलब यहाँ पर ये कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो यहाँ पर आप जो है इसमें से भी एक ऑप्शन चुनेंगे तो 50% में तो ऑलरेडी आ गए आप, ठीक है। और इसमें भी अगर आप 100% में पहुँचना चाहते हैं तो ये तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन जो पूछता है वो नेगेटिव सेंस में बहुत कम पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर इसके लेते तो ये बिल्कुल राइट जाता। तो यहाँ पर था टैक्स स्कैंडल, ठीक है। मतलब यहाँ पर ट्रिक ये है कि जब भी कोई भी सेम टोन या सेम फॉर्मेट में दिया हो, या उसके विकल्प का फॉर्मेशन सेम हो या टोन सेम हो, तो आंसर उन्हीं में छुपा होता है, ठीक है। ये भी देख लेना कभी भी जब आपको नहीं आता, वरना नॉलेज हमेशा प्रायर है। नॉलेज की अगर नॉलेज है तो ठीक ही है, फिर कोई सोचना ही नहीं है, विकल्प लगाना, आगे बढ़ना, ठीक। नेक्स्ट 96, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? ऑर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, एक्टिनियम। अगर आपने जो पीरियोडिक सीरीज देखी हो तो उसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो सीरीज होती है, ये वाला जो होता है, इसमें ये होते हैं नोबल गैस है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडॉन है, ठीक है। इसके आपने ट्रिक से भी याद करा होगा, 12th क्लास में पढ़ते हैं हम, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। तो ये जो सब नोबल गैसेस हैं। और बाकी जो एक्टिनियम जो है इसमें डी जो हो जाएगा ऑप्शन, ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे के लिए भी पूछ सकता कभी भी, यहाँ पर ऑर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन दे रखा है, या हो सकता है कि बहुत सारे तत्व दे दे और उसमें एक ना एक नोबल गैस डाल दे, तो उसमें पूछ ले कौन सा, जैसे क्रिप्टॉन डाल सकता है, जीनोन डाल सकता है। तो इसलिए से आप याद कर लीजिए, इस पीरियोडिक टेबल में से ये सारी नोबल गैसेस हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 97, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? तो ग्लूकागॉन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या एल्डोस्टेरोन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बीटा कोशिकाओं से होता है इंसुलिन, ठीक है। जो हमारे शरीर में इंसुलिन जो होता है शर्करा को कम करता है, मतलब जो डायबिटीज़ होते हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं या डायबिटीज़ की बीमारी जिन्हें हो जाती है, उनमें इंसुलिन का स्तर कम हो जाता है, ठीक है। तो जो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन, ये निकलता है बीटा कोशिकाओं से या बीटा सेल से। जो अल्फा सेल से निकलता है वो निकलता है ग्लूकागॉन, याद रखना, बहुत पूछा जाता है। ग्लूकागॉन किससे निकलता है? अल्फा सेल से, और बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। और बाकी अगर डेल्टा सेल से याद करना चाहो तो सोमेटोसिन निकलता है, ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। बाकी पीपी सेल कभी नहीं पूछा गया। बाकी अगर याद करना चाहो तो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड निकलता है, ठीक। तो फिलहाल 97 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इंसुलिन। नेक्स्ट 98, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो टॉक्सॉइड, mRNA, लाइव एटीन्यूएटेड,
या वायरल वेक्टर। तो इसका ऑप्शन था ए, टॉक्सॉइड, क्योंकि उस समय जो है ये वैक्सीन से रिलेटेड भी क्वेश्चन कम से कम एक यूपीपीसीएस हर बार पूछता है। तो जो कोई भी नई वैक्सीन आई हो या कोई भी करंट में वैक्सीन चल रही हो या कोई भी नया टीका आया हो तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, उससे क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 99। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो सिनोवैक, मॉडर्ना, नोवावैक्स और स्पुतनिक। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, जो कोविड-19 थी उसके लिए जो वैक्सीन बन रही थी, तो उसमें 2 वैक्सीन थी, एक मॉडर्ना एक फाइजर। तो यहाँ पे उन्होंने मॉडर्ना पूछ ली थी, जो mRNA वैक्सीन थी, 2 वैक्सीन mRNA वैक्सीन थी, एक मॉडर्ना और एक फाइजर। तो ठीक है, तो यहाँ पे मॉडर्ना पूछ ली थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नई वैक्सीन आई है तो उससे क्वेश्चन सामान्यतः पूछ ही लेता। तो कोई भी न्यू वैक्सीन आई हो या कोई न्यू प्रधानमंत्री बनाओ, इस तरह के क्वेश्चन जो है हर बार पीसीएस एक ना एक पूछता। तो ये कुछ क्वेश्चंस को आप मार्क कर सकते हैं और उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 100। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ये जो है इकोसिस्टम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है अगर जैव विविधता के ह्रास का जो सबसे प्रबल जो सबसे मेन कारण जो होता है वो होता है प्राकृतिक आवासों का विनाश। यहाँ पर कीट नियंत्रण का कोई मतलब नहीं है, परपक्षियों के नियंत्रण का कोई मतलब नहीं है, आनुवांशिक आत्मसातकरण का कोई मतलब नहीं है। तो प्राकृतिक के जो उनका प्राकृतिक वास होता है, अगर उसका विनाश हो जाए तो जैव विविधता नष्ट होने लगती है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 101। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको ने सबने पढ़ा होता है, 8th 9th से हम साइंस में पढ़ते आते हैं कि जाइलम जो मदद करता है वो जल के परिवहन में करता है। और जो फ्लोएम होता है वो होता है फूड, जो उनका पोषक तत्व होते हैं उसके परिवहन में मदद करता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये है जाइलम की संरचना और ये है फ्लोएम की संरचना। तो जब ये फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उसमें जो जाइलम जो होता है वाटर मिनरल्स को परिवहित करता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड को करता है, वाटर के साथ साथ फूड को भी करता है। ठीक है, स्पेशली जब पूछा जाते हैं ये जाइलम जल के लिए पूछा था और फ्लोएम फूड के लिए पूछा जाता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर जाइलम का पूछ लिया, हो सकता है अगली बार फ्लोएम का पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसका 101 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 102। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, तो जो गैर पारंपरिक है मतलब जो परंपरागत नहीं है, तो मतलब कौन से जो अभी न्यू हैं, तो उन्हें या तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी बोलते हैं और इंग्लिश में उन्हें रिन्यूएबल भी कहते हैं, जिन्हें बार बार उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकते। जो परंपरागत हैं जैसे कोयला है वो एक समय के बाद नष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक सीमित मात्रा में ही भंडार है उसकी पृथ्वी में, तो वो एक समय के बाद नष्ट हो जाएंगे। तो उन्हें जो बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। और जिन जो बार बार बन सकते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होंगे, जैसे जल है, ऊर्जा है, इनका हमेशा चक्रण होता रहता, तो ये गैर परंपरागत है, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी या इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी बोल सकते हैं, या गैर पारंपरिक या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी बोल सकते हैं। तो रिन्यूएबल कौन कौन से हैं? हाइड्रोलिक पावर जो जल ऊर्जा होती है, वेव एनर्जी, ठीक है, टाइडल जो ज्वार भाटा आते हैं, सोलर एनर्जी सूर्य से, बायोमास एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी और वाइंड एनर्जी। ठीक है, तो ये वाले जो हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी हैं, इन्हें बार बार उत्पन्न किया जा सकता है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकते, तो इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो 102 का जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 103। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए, वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के संग्रहण के लिए। तो आपने सुना होगा जो BOD है और एक COD है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये दोनों होते हैं जल के संदर्भ में आता है। जब कोई किसी भी जीवाश्म को जो अपघटित करना होता है तो इसके लिए जो उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जितनी ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं तो उसे जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि जल में प्रदूषण की मात्रा के लिए अगर वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी झील या कोई भी तालाब जो है ज़्यादा प्रदूषित है, तो ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जाँच के लिए होता है। ठीक है, तो 103 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अच्छा, जो हमने ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी थी तो वहाँ पे हमने रिन्यूएबल एनर्जी तो बता दी थी, बाकी आप अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कोल हो जाएगा, मतलब कोयला, नेचुरल गैस हो जाएगा, ये भी वहीं से निकलता है जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल आप जानते ही हैं, और न्यूक्लियर। तो ये एक समय के बाद इनमें सीमित भंडार है, ये एक समय के बाद जो है समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा एक साथ देखना चाहें तो जो ये रिन्यूएबल में मतलब जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है या परंपरागत या गैर परंपरागत। ठीक है, तो ये गैर परंपरागत नवीकरणीय को बोलते हैं और परंपरागत जो बोलते हैं अनवीकरणीय को बोलते हैं। ठीक है, और तो ये कौन कौन से हैं नवीकरणीय वाले जो रिन्यूएबल हैं जिन्हें बार बार उत्पन्न किया जा सकता है? तो सौर ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, और जो समाप्त हो जाएंगे कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, जैविक ईंधन।
तो यहाँ पर आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है इनसे। नेक्स्ट 104, जलीय पौधे जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो वह हैं तो लेमन, बॉल्फिया, एजोला, ट्राफा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एजोला। अच्छा, इसके अलावा नॉस स्टॉक होता है, एनावेना होता है, बहुत सारे होते हैं जो उर्वरक रूप में प्रयोग होते हैं। तो धान के खेत में जो होता है एजोला होता है। ये प्रीवियस में कई बार पूछा गया, ये बेसिक ही था और प्रीवियस में कई बार पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एजोला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 105, निम्नलिखित में से किससे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? अमोनिया को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो ये भी हम 10th हाई स्कूल में कई बार पढ़ लेते हैं, 12th में, 10th में। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो लाफिंग गैस कहते हैं। तो 105 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 106, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो आयोडीन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, ऑर्गन के। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे ना भी पता तो हमें कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि समुद्र में क्या होता है, समुद्र में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो ये जो है किसके स्रोत होंगे? आयोडीन के स्रोत होंगे। बाकी ब्रोमीन, ऑर्गन का कोई मतलब नहीं है। ऑर्गन तो वैसे भी एक नोबल गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, आयोडीन के। अगर आप देखना चाहें तो ये समुद्री शैवाल है, ठीक है, जो हरे हरे होते हैं ना, जो ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, हरे हरे ग्रीन ग्रीन, आपने तालाबों में देखे होंगे। तो ये समुद्री शैवाल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? निकेंथिस या निकोटियाना, निलंबो या नेपेंथिस। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नेपेंथिस। कीटभक्षी पौधा कौन सा पौधे होते हैं? वे पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। ये कीटों का भक्षण करते क्यों हैं? इनमें जो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो ये नाइट्रोजन की जो पूर्ति जो करते हैं वो कीटों का भक्षण करके करते हैं। तो उनसे अपने जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं उनका भक्षण करने के बाद, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर जो एक स्थानिक पौधा भी है, घटपर्णी है। तो घटपर्णी कहाँ पाया जाता है? पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, घटपर्णी, ये भी एक कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। नेफेंथिस है या बीनस फ्लाई है। तो इस तरीके का आप 2-4 और भी याद कर सकते हैं, किसी भी कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 107 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव हृदय कितने चैम्बर्स में बटा होता है? तो ये हम बचपन से पढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 4 में, ठीक है। ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये राइट, ये लेफ्ट। मतलब इसे अगर हिंदी में बोलें तो ये बायां लिंद हो जाएगा, दायां लिंद, बायां नीले और दायां नीले। तो ये 4 चैम्बर में बटा होता है, ठीक है, मनुष्य का हृदय। नेक्स्ट, संदर्भ 22 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में भारत का किस स्थान पर था? तो 9वें स्थान पर या 11वें स्थान पर या जो है 12वें स्थान पर या 10वें स्थान पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 10वें स्थान पर। 109 का जो ऑप्शन नंबर था बी राइट था, ठीक। नेक्स्ट, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं? तो जल विभाजक कहते हैं, व्यर्थ भूमि कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं, या पानी का हौज कहते हैं? तो 110 का जो पीसीएस ने ऑप्शन माना था वो माना था ए राइट, जल विभाजक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाटर शेड बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जल विभाजक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जल विभाजक है, जल विभाजन का जो कार्य करता। बाकी कुछ ने इसका ऑप्शन पानी का हौज भी माना था। तो फिलहाल जो पीसीएस ने माना था हम वही मानेंगे, जल विभाजक, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में किस वर्ष बनाया गया था? 1974, 1976, 1975, 1977। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1974, ठीक है। तो जल अधिनियम 1974 हो गया, ठीक है। इस तरीके से वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 होता है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कई बार पूछा गया, ये अधिनियम इंपॉर्टेंट आपको याद होने चाहिए। तो 1986 होता है। इसके अलावा बहुत सारे अधिनियम है, तो आपको अब इन्हें डिटेल में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, 1974। नेक्स्ट 112, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। यहाँ पर 2 होते हैं, एक लैंटिक और एक लोटिक। लैंटिक वाला जो होता है स्थिर वाला होता है, स्थिर जल, जहाँ पे स्थिर जल होता है जैसे तालाब। और लोटिक वाला जो होता है जिसमें गतिशील जल होता है, लोटिक और लैंटिक। तो लोटिक वाला जो होता है जिसमें गतिशील जल होता है। तो यहाँ पर गतिशील जल वाला पूछा था, इसमें कौन सा है? तालाब स्थिर जल होता है, दलदल स्थिर जल होता है, और धसाव क्षेत्र ये भी स्थिर जल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नदी। हो सकता है नेक्स्ट जो 2024 में जो पेपर होने वाला है उसमें पूछ ले लैंटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो लैंटिक वाले जो होते हैं वो होते हैं स्थिर। तो उसमें जो है सारे गतिशील जल वाले दे देगा, तो उसमें स्थिर वाला पूछेगा, जैसे दलदल है, तालाब है। तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है? तो मुंबई में, भावनगर में, जामनगर में और पुदुचेरी में। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं, पहला तो ये प्रीवियस में कई बार पूछा गया, तो यहाँ पर ऑप्शन तो आप इस पर पता ही होगा, इसका आंसर तो हम सबको पता ही होता। बट अगर आपको नहीं पता, किसी को भी अगर बाई चांस छूट गया है, तो यहाँ पर आप इसके देखो टोन से देख सकते हैं, इसके सेम फॉर्मेट से, भावनगर या जामनगर, इन दोनों में से एक ऑप्शन होना है। तो मतलब आप सेफली बिल्कुल 50-50% पहुँच सकते हैं, इन दोनों को आप सेफली हटा सकते हैं, और 50-50% जो है आप ऑप्शन में पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, जामनगर। नेक्स्ट 114, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो फास्फोरस, नाइट्रोजन,
मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो 114 का जो इन्होंने ऑप्शन दिया था वो माना था इन्होंने बी, नाइट्रोजन। जो प्राकृतिक रेशम होते हैं उसका घटक जो था नाइट्रोजन होता है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं वृक्षवासी। अच्छा, रेगिस्तान में वृक्ष ही नहीं होते तो वृक्षवासी क्यों कहलाएंगे? तो आप यहाँ से ऐसे कॉमन सेंस से बैठा सकते हैं। बिल बनाने वाले जानवर बिल्कुल कहला सकते हैं, बट ये सेपरेट है क्योंकि सभी बिल बनाकर नहीं रहते हैं। और इसका अगला है स्थलीय जानवर, तो स्थल पर भी रहते हैं, कुछ बिल बनाकर भी रहते हैं। और इसका ऑप्शन मरुद्भिद, मतलब जहाँ पर जल की कमी होती है तो ना मरुद्भिद बोलते हैं, जहाँ पर जल की अधिकता होती है उसे जलोद्भिद बोलते हैं, तो मरुद्भिद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मरुद्भिद, जो मरुद्भिद भी बोलते हैं या मद जानवर भी बोलते हैं, ठीक है, इन्हें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा 115 का। 116 ये जो था कूट वाला था। अच्छा, हम इसे ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बाकी जो है हम इसे पहले तो अपनी नॉलेज से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पता होता है मलेरिया, तो मलेरिया प्रोटोजोआ। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने विषाणु के 2 ऑप्शन दिए थे, ठीक है। एक तो विषाणु डेंगू से भी होता है, डेंगू जो होता है डेंगू वायरस से होता है, सबको पता है, ठीक है, मादा एडिस मच्छर के काटने से। तो फिलहाल वायरस से होता है, तो या तो हम इसका जो है बी का 1 ले सकते हैं या बी का 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, ठीक है, अगर हमें पता है तो। फील पाँव हमें पता ही होता है, ये कृमि होता है, और ये पेप्टिक वर्ड ये विषाणु होता है। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 116 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जैसे कैसे कि पेप्टिक वर्ड क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, और डेंगू क्या हो जाएगा 1 ले लिया था हमने, और सी का हमने 3 ले लिया था, और मलेरिया का हमने प्रोटोजोआ ले लिया था, ठीक है। अच्छा, अगर हम ट्रिक के माध्यम से जाना चाहें तो मैंने क्या बताया था, पिछली वीडियो में एक ट्रिक बताई थी, और आपने नहीं देखी है तो उसमें वहाँ पे मैंने 2-3 ट्रिकों के डिस्कस किया था। यहाँ पे भी मैंने 1-2 ट्रिक डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा पिछली करी थी कि सेम टोन या सेम फॉर्मेट पर अगर विकल्प होता तो वहाँ पर हम उसमें ये आंसर छुपा होता। तो यहाँ पर हमने क्या है, हमारा क्या है कि अगर सेम विकल्प जिससे शुरू होते हैं, मतलब सेम फॉर्मेट से या सेम विकल्प से शुरू हो रहे होते हैं 2 विकल्प, तो आप हमने बाकी 2 को सेफली हटा सकते हैं, ठीक है। अगर 3 शुरू हो रहे होते तो 1 को हटा सकते हैं। और बाकी मैंने बताया था कि हम जो है, जो पिछली वीडियो में बताया था, ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, बी का हम सेकंड नहीं लेते हैं, और सी का हम थर्ड नहीं लेते हैं, जब तक उसकी हमें लेना ना पड़े ज़बरदस्ती, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा ना हो। और डी का 4th नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो बी का सेकंड नहीं लेंगे। अगर सी का थर्ड अगर हम काटना चाहें तो हमारा सही विकल्प कट जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये दोनों चुन रखे। तो यहाँ पर हम सी का थर्ड नहीं काटेंगे, और बाकी अगर इसके हिसाब से हम काट दें तो हमारा बी ऑप्शन जो है सेफली हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो हम ट्रिक के माध्यम से ही पहुँच सकते हैं। आप वीडियो में बने रहिए लगातार। आप जैसे अगले जो भी हम एनालाइज़ करेंगे, अगली जो भी पेपर एनालाइज़ करेंगे उसमें भी जो भी जिस तरह की ट्रिक आते रहेंगे हम बनाते रहेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगी, अगले में देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 117 पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, केवल जंतुओं से, केवल पौधों से, केवल मांसाहारी से। अच्छा, यहाँ पर जो एक्सट्रीम चीज़ें हैं कि केवल पौधों से, केवल मांसाहारी से, केवल मतलब केवल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, तो केवल वाला आंसर बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, तो नहीं होता। तो यहाँ पर आप सेफली आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। 117 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि जो ट्रॉफिकल लेवल बोलते हैं पोषक स्तरों को, तो यहाँ पर क्या होता है, ये पोजीशन ऑफ फूड चैन, जो फूड चैन की पोजीशन होती है उसके हिसाब से होते हैं। बाकी आपको पता ही है कि जो है घास को टिड्डा खाता, टिड्डा को मेंढक खाता, मेंढक को सांप खाता, सांप को बाज खाता, ठीक है। तो इस तरीके से जो फूड चैन चलती है, तो ये ट्रॉफिकल लेवल है, ठीक। और ट्रॉपिकल लेवल में आपने एक पढ़ाई होगा, एक नियम पढ़ा होगा लिंडेमान का नियम, तो वहाँ पर जो है 10% ऊर्जा का नियम भी कहते हैं इसे। तो 10% ऊर्जा का नियम जब एक स्तर से जब दूसरे स्तर में जब जाती है तो 10% ऊर्जा ही जाती है, बाकी सब जो है उसका ह्रास हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 118 राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो रखरखाव 2 तरीके से किया जाता है, एक तो इन सीटू के माध्यम से, और एक क्या जाता है एक्स सीटू। इन सीटू और एक्स सीटू में अंतर क्या है? इन सीटू ये होता है कि जहाँ पर जो चीज़ है, मतलब हमें किसी चीज़ का संरक्षण करना है, जैसा वन का करना है या किसी जंगली जानवर का करना है, तो जहाँ पर वो है उसी चीज़ को संरक्षित करना, उसी जगह को संरक्षित करना, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। और एक्स सीटू का है कि उसे वहाँ से ले जाकर किसी अलग जगह उसके परिवेश बनाकर, उसका एनवायरनमेंट बनाकर वहाँ पर संरक्षित करना, ठीक है, तो वो एक्स सीटू कहलाते हैं। तो यहाँ पर पूछा था राष्ट्रीय उद्यान में अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? तो राष्ट्रीय उद्यान जिस जगह होता है वहीं पर उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता। तो ये था इन सीटू, मतलब अपनी सेम जगह। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क, तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, हो सकता है अगली बार एक्स सीटू का पूछ लिया था या इन सीटू का पूछ लिया। तो नेशनल पार्क इन सीटू में आता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं, मतलब वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं इन्हें, और बाकी ग्रोव्स ये भी आते हैं। बाकी जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स या क्रायोप्री रिजर्वेशन, ये जो होते हैं ये सारे एक्स सीटू रिजर्वेशन होते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस भाग में हंगुल नामक हिरण पाया जाता है? तो ये केरल में, राजस्थान में, असम में या जम्मू कश्मीर में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में, हंगुल स्टैग, ठीक है।
ये हंगुल स्टैग जो पाया जाता है, ये आपने अगर राष्ट्रीय उद्यान पढ़े हो, नेशनल पार्क पढ़े हो, तो हेमिसाई में पाया जाता है। ठीक है, हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, मतलब उसके निकट ही पाया जाता है। फिलहाल हेमिसाई लद्दाख में, लेकिन जम्मू कश्मीर पाया जाता है। ठीक है, उसके निकट ही पाया जाता है। तो ये हंगुल कश्मीरी स्टैग मतलब हिरण प्रजाति का है ये। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और बाकी ये है कहाँ पे, क्रिटिकल एंडेंजर्ड में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 120, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। दो तरीके के प्रदूषक होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल का मतलब है उसका जो है क्षरित हो जाना, तो बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, एक समय के बाद जो है वो मृदा में मिल जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो कभी नहीं नष्ट होते हैं, जैसा पॉलीथीन है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। गिलास है, जो शीशा होता है, ये कभी जो है कभी नष्ट नहीं होता है। और बाकी कैन है, ये भी जो है नष्ट नहीं होती है। ठीक है, बाकी जो हो जाते हैं ये मतलब जो सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, पेपर होते हैं, वुड होती है मतलब लकड़ी होती है, ये सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल कौन सा था, डिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो घरेलू अपशिष्ट नष्ट हो जाता है, मल पदार्थ भी नष्ट हो जाता है एक समय के बाद, मूत्र भी नष्ट हो जाता है। तो वहाँ पे कीटनाशक, स्पेशली DDT के बारे में हो जाता है, ट्राइक्लोरोथेन, ट्राइक्लोरोथेन, DDT। तो एक कीटनाशक होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। DDT ये एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाता रहता है। ठीक है, इसी कारण आपने एक घटना भी सुनी होगी कि डाइक्लोफेनेक एक दवा थी जो पोषक स्तर में पहुंचने के कारण बाज की संख्या गिर रही थी, तो डाइक्लोफेनेक, तो इसी वजह से ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था केंद्रीय बजट से। अच्छा, इस बार जो संदर्भ 23 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो बजट से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, और सारे के सारे डेटा है फैक्चुअल वाले थे। तो आप अगर इस बार का जो संदर्भ 24 का PT दे रहे हैं तो उसमें जो है बजट को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, उसे डीपली उसे देख सकते हैं, उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे हम देखते हैं। 121 केंद्रीय बजट संदर्भ 23-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब ब्याज भुगतान में 20% दिया गया था, रक्षा में 8% दिया गया था, करों एवं शुल्क में राज्यों का भागीदारी 8% थी, या सब्सिडी में 9% था। इसमें से कौन सा गलत है, मतलब नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो 121 का ऑप्शन नंबर डी जो था राइट था, मतलब सब्सिडी में 9% नहीं था, इससे कम था। ठीक है, संदर्भ 122वां क्वेश्चन क्या होगा कि इस यहाँ पे ये कूट का है कि मतलब ये किसने क्या लिखा था। अगर हमें यहाँ पर कुछ नहीं पता होता तो हम यहाँ पर बस कॉमन सेंस ही लगा सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम इतना तो हम जानते हैं कि जो माल्थस हैं, जो माल्थस ने जो सिद्धांत दिया था, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इसके हिसाब से जो हो जाएगा, जनसंख्या का सिद्धांत दिया था जनसंख्या का, तो इसके हिसाब से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 122 का ऑप्शन नंबर ए। और जो ए का क्या हो जाएगा 3 एडमिन कैनन, जो ए का जो हो जाएगा इसके हिसाब से एडमिन कैनन हो जाएगा, ए का 3, और बी का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जनसंख्या संक्रमण का मैंने बताया है माल्थस का, और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का थॉम्पसन का। अच्छा, अगर हम इसे ट्रिक से सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से। ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का सेकंड नहीं लेंगे, सी का थर्ड नहीं लेंगे, और डी का फोर्थ नहीं लेंगे। अगर हमें कूट वाला करना सॉल्व तो कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पर अगर हम अपनी ट्रिक पर चलें पूरी तरीके से, तो बी का सेकंड नहीं लेंगे, सी का थर्ड नहीं लेंगे, और डी का फोर्थ नहीं लेंगे, तो ये वाला हम एलिमिनेट्स आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम जो है यहाँ पे जो है 50% में भी नहीं पहुँचेंगे, बट हम इस हिसाब से देख सकते हैं कि डी का 2 है, डी का 2 है, और सेम फॉर्मेट है। तो फिलहाल यहाँ पर जो आपको थोड़ा नॉलेज पे जाना ही पड़ेगा, यहाँ पर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, जिनमें एलिमिनेट हो सकता है वहाँ पर आप सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो होता है आप ये याद रखना, यहाँ पे जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत प्रीवियस में कई बार पूछा गया, यह है माल्थस, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत जो है माल्थस। बाकी आप याद कर लीजिए, कभी भी विकल्प में बन सकता है। नेक्स्ट, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। तो जो मतलब वर्तमान में उनका प्रयोग भी करना और भविष्य में वो बने भी रहें और भविष्य के यूज में भी आएँ, तो उन्हें हम कहते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी रखे हैं, जो क्या बोलते हैं संदर्भ 30 तक हमें करने हैं, और संदर्भ 15 से शुरू हुए हैं, और 17 गोल हैं। तो ये आपने देख सकते हैं यहाँ पर 17 गोल। अच्छा, इन गोल को अच्छे से याद कर लेना। इस बार भी जो सन 2023 का जो पेपर आया था उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख चुके हैं, बाकी आगे के 2 और देखेंगे। तो 3 क्वेश्चन पूछे थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं आप समझ ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है सेम इसी क्रम में याद करने हैं। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पाँचवा जेंडर इक्वालिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्रियल इनोवेशन,
10th था रिड्यूस इनइक्वालिटी, और 11th था सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, और 12th था रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, और 13वां था क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, और 16 था पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और ये पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो ये 17 के 17 गोल थे, आपको क्रम से बिल्कुल इसी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। कि ये गरीबी को कम करना है, भुखमरी को कम करना है, गुड अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, एजुकेशन को बढ़ावा देना है, या हमें जो है जेंडर लैंगिक समानता को बढ़ाना है, क्लीन मतलब स्वच्छ पानी पीना है, और हमें स्वच्छ एनर्जी को करना है, अच्छे कार्य करने हैं, इंडस्ट्रियल इनोवेशन करना मतलब उसमें नवाचार लाना है, रिड्यूस इनइक्वालिटी जो हमारे जो असमानता फैली पड़ी है उसे कम करना है, सस्टेनेबल सिटीज़ मतलब सतत जो है शहर बनाने हैं हमें, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन इतना ही हमें उपभोग करना है जितना हम प्रोडक्शन कर सकें, क्लाइमेट एक्शन हमें जो जलवायु का ध्यान रखना है, हमें वाटर का ध्यान रखना है, हमें लैंड का ध्यान रखना है, हमें पीस जस्टिस, और बाकी पार्टनरशिप हम कर सकते हैं। तो ये जो है सारे के सारे 17 गोल जो है आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, बार बार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 124, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। तो अभी हमने देखे ही है, लैंगिक समानता हमने भी देखा बिल्कुल है, और अच्छा स्वास्थ्य है, शून्य भूख है जो 0 हंगर है, अगर आप देखना चाहते तो दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे लैंगिक समानता कहाँ पर है, तो जो है जेंडर इक्वालिटी 5 में है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5। और अच्छा स्वास्थ्य में तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग 3 में है, ठीक है, और शून्य भूख मतलब 0 हंगर ये 2 में है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है। तो सतत विकास के आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक और आएगा अभी, ठीक है, और इसका 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट देखते हैं 125, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं आसर्शन और रीजन के। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। तो बिल्कुल ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि जितनी जनसंख्या होगी पर्यावरण को इतना ही इनोवेशन होगा, इतनी इंडस्ट्री स्थापित होंगी, इतना ही पर्यावरण प्रदूषित होगा। इसका रीजन है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। अच्छा, ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, तो यहाँ पर एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं। मतलब वहाँ पर कह रहा है जनसंख्या नियंत्रित करनी चाहिए, और यहाँ पर कह रहा है कि जनसंख्या बढ़ने से पर्यावरण संतुलन रहता है, तो ये इसमें गलत होना चाहिए। तो फिलहाल इसमें आर गलत है, ए सही है, तो ए ठीक है और आर गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसों को भी पहचानना सीखिए कि हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। 126, संदर्भ 22 से संदर्भ 23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था। अच्छा, ये विषय भी पूछ लेता, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पर आप उसके विषय जो है आप देख लीजिए ठीक से, ठीक है। तो 126 का जो ऑप्शन नंबर बी राइट था, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। 127, आर्थिक विकास में मानव संसाधन योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि पर आर्थिक विकास का प्रभाव, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अच्छा, यहाँ पर भी एक ट्रिक सुनिए, जब भी कभी इफेक्ट वाली बात आती है, मतलब जो इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब प्रभाव, तो जब प्रभाव जो पड़ता है तो प्रभाव जो हर चीज़ का हर किसी पर पड़ता है, चाहे बहुत शून्य शून्य में पड़े, 0.0001 पड़े, बट प्रभाव पड़ता जरूर है। तो जहाँ भी प्रभाव से रिलेटेड हो जाए कि इसका प्रभाव इस पर पड़ता है, तो वहाँ पर आप राइट ही मानकर चलिए। तो यहाँ पे दोनों के एक दूसरे पर प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही राइट होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी एक ट्रिक है, अगर आपको ये आंसर नहीं आता तो आप इस तरीके से डील कर सकते थे। तो 127 का सी जो ऑप्शन हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 128, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। वर्ष 1950 में, 1871 में, 1861 में, 1881 में। यहाँ पर ये याद रखना, विधिवत शुरुआत की बात नहीं करी है, यहाँ पर जो रेगुलर वाला जो होना शुरू हुआ था वो 1881 में हुआ था, बट जो जनगणना की सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1871 में, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पर कुछ बच्चे गलती से 1881 लगाए हुए होंगे, तो मतलब ये नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 1871, ठीक है। 128 का हमने ऊपर 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 2 क्वेश्चन ऊपर देख चुके हैं, तीसरा जो मैं बोल रहा था वो ये है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से क्रम में याद होने चाहिए, क्योंकि ये पूछ लेता है। तो जो हमने जो 10वां वाला था क्या था, रिड्यूस इनइक्वालिटी, तो 10वां क्या हो जाएगा, असमानताओं में कमी। 13वां क्या हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन मतलब जलवायु क्रिया, और 14 क्या हो जाएगा, लाइफ ऑन। 15 क्या हो जाएगा, ये 14 क्या हो जाएगा, हम 14 यहाँ से देख सकते हैं, लाइफ बिलो वाटर मतलब पानी वाला, पानी के नीचे जीवन, और 15 हो जाएगा ज़मीन पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। तो आपको अगर बिल्कुल क्रम से याद है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का फर्स्ट, और जो हमारा ए का जो हो जाएगा, ए का थर्ड, और बी का जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, सॉरी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, और सी का फोर्थ, और डी का जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी हम अगर ट्रिक अप्लाई करना चाहें, अगर हमें कुछ नहीं पता होता, मतलब हमें जो है यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन बना हुआ है कि हमें कुछ नहीं पता है, तो यहाँ पर हम ट्रिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं। भाई कूड वाले विकल्प में सेम यही ट्रिक अप्लाई करनी है। एक तो सेम किससे शुरू हो रहे हैं, सेम फॉर्मेट से, या दूसरा ये कि हम कुछ नहीं पता तो ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का हम सेकंड नहीं लेंगे, सी का हम थर्ड नहीं लेंगे, और डी का हम फोर्थ नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हम नहीं लेंगे। तो अच्छा, इसे हम अप्लाई करके देखते हैं। अब मैं आप कुछ नहीं पता तो हम अप्लाई करके देखते हैं। तो एक हम फर्स्ट नहीं लेंगे,
ठीक है, हम बी का सेकंड नहीं लेंगे और डी का हम फोर्थ नहीं लेंगे। तो इसका इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट निकल जाएगा और यही इसका आंसर भी था। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है कहीं पे, तो 10 में से 7 की गारंटी है, 10 में से 7 क्वेश्चन बिल्कुल राइट जाएंगे, बाकी 3 जो है गलत जा सकते हैं। तो 10 में से 7 मतलब अगर कुछ नहीं आ रहा, हो सकता है कि वाले क्वेश्चन पर आप अप्लाई करें जो मतलब सिर्फ ट्रिक सही बैठ रही हो, और जो क्वेश्चन पर नहीं बैठ रही हो वो आपकी नॉलेज से सही हो जाए। तो मतलब यहाँ पर है कि 100% चांस है कि आप सही भी क्वेश्चन ठीक से कर सकते हैं। बट अगर कभी तुक्का लेना है तो इस तरीके से लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 130, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी थी? तो एडम स्मिथ ने, अमर्त्य सेन ने, जया द्रेंज और गुन्नार मेंडल ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुन्नार मेंडल। कोई भी पुस्तक होती है पॉपुलर तो वो आप उसे याद कर लीजिए, पुस्तक हमेशा पूछी जाती है। 131, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है? मैंने बताया था कि ये केवल वाले जो वर्ड जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। केवल ये मतलब केवल मात्र मृत्यु दर में कमी क्यों, बाकी से क्या दिक्कत है? तो केवल उसमें नहीं होगा, केवल किसी एक उद्देश्य के लिए होते। कोई भी जो योजना चलाई जाती है, जननी सुरक्षा योजना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में कई बार पूछा गया इसका क्वेश्चन, और यूपीपीसीएस में ही पूछा गया इससे पहले। तो मतलब ये है कि जननी सुरक्षा योजना, कोई योजना है तो केवल लगा के क्यों चलाएंगे कि केवल मात्र मृत्यु को ही देखेंगे, बाकी नवजात को नहीं देखेंगे, किसी को नहीं देखेंगे। तो मतलब ये जो एक्सट्रीम सेंटेंस होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मात्र मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 132, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित था। तो ये भी सतत विकास से था। तो मतलब मैं तो 3 बोल रहा था, 4 क्वेश्चन आए थे। तो सतत विकास कितना इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए। ठीक है, एजेंडा 21 सतत विकास से था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 133, संधारणीय विकास, देखो ये भी सतत विकास से है, मतलब 5वां क्वेश्चन। सतत विकास से 2023 के पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों के पुनर्वलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो हो सकता है तिमाही ना हो सकता मतलब जो है 4 महीने में कर जाती हो या 5 महीने में कर जाती हो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाता, सेकंड वाला, और इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट था वो ठीक था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 133 का। ठीक है, जब यहाँ पर जो फैक्ट पूछते हैं जैसे तिमाही 2 पर 3 पर, तो मतलब एक बहुत ज़्यादा सिंगल डेटा फैक्ट हो जाता है, तो वो समय गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 133 का जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो आप कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस होंगे आपस में, मतलब इन दोनों में से एक ही ठीक हो सकता है। अगर इन सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर एक ही सेंटेंस ठीक करेंगे। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी संदर्भ 20 में 130 से उन्नत होकर संदर्भ 22 में 132 हो गई। मतलब उन्नत होने के बाद क्या रैंकिंग बढ़ेगी? तो ये बिल्कुल गलत था। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी संदर्भ 20 में 130 से संदर्भ 22 में 132 तक गिर गई। तो बाकायदा जब श्रेणी गिरती है तो मतलब क्योंकि फर्स्ट वाला यहाँ पर अच्छा होता है सबसे, तो यहाँ पर जो बाकायदा जो है ये ठीक है, तो 130 से संदर्भ 22 में 132 तक गिर गई। मतलब ये बिल्कुल पॉजिटिव कथन है, मतलब हमारी रैंकिंग गिरी है ना कि बढ़ी है। तो एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टिव भी थे, और बाकी हम ये भी है मतलब रैंकिंग वहाँ पर बढ़ रही है मतलब और गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर कोई उन्नत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट विकल्प था गलत था, सेकंड राइट था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षण हो, तो ये इस प्रकार का विकास कहलाएगा। देखो यहाँ भी सतत विकास का मतलब 7 क्वेश्चन थे पूरे। संदर्भ 23 के पेपर में 7 क्वेश्चन थे, और संदर्भ 24 के पेपर में कम से कम इससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप छोड़ ही नहीं सकते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको क्रम से याद कर लीजिए, क्या गोल हैं, कितने लक्ष्य हैं इसके, और कितने कब तक पूरे करने हैं, किस कब आए थे ये, और ये कब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब आया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब आए थे। तो ये सब चीज़ें अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये जो है पर्यावरण में पढ़ने को मिलेंगी सब चीज़ें। 136, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ संदर्भ 22 में क्या गया था? तो यहाँ पर सिंगल फैक्ट है, हो सकता है ये गलत हो, देखते हैं इसको। ठीक, तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार संसाधनों, जलमार्गों तथा लॉजिस्टिक अवसंरचना के संबंधित परियोजनाओं में पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया। ये बिल्कुल जनरल सेंटेंस है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये तो हमारे लिए बोनस विकल्प होता है, तो ये तो ठीक ही होगा। बड़ा विकल्प ही है, ऊपर से जनरल बात कर रहा है, तो ये गलत हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर जो संदर्भ 22 नहीं था, संदर्भ 21 था, तो यहाँ पर ये बाकायदा गलत ही था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है राइट हो जाएगा। कभी भी जो सिंगल जो फैक्ट दिया जाता है ना, सिंगल डेटा फैक्ट, तो वो हमेशा गलत होता है। जो सिंगल जो डेटा का फैक्ट जो होता है वो हमेशा 99% केस में गलत होता है, बाकी कुछ % केस में ठीक भी होता है, तो उसको अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 137, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो परिवहन, स्वैच्छिक समाज सेवा,
किसान या नौकरी। तो नौकरी एक आर्थिक क्रिया है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, जिससे हम जो अपनी अर्निंग के लिए करते हैं, तो सारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिलता है, जिससे हमें कुछ ना कुछ आय की प्राप्ति होती है। तो परिवहन से भी, खेती से भी, इन सबसे हमें आय की प्राप्ति होती है। और किससे नहीं होती है? स्वैच्छिक समाज सेवा से। तो 137 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संघीय बजट का संदर्भ 23-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। तो इसमें भी एक इस तरीके के जब फॉर्मेट बनता है तो इसमें भी एक गलत एक सही देने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। तो 138 में जो दिया था इन्होंने ऑप्शन नंबर ए राइट दिया था, ऑप्शन नंबर बी जो है जो सेकंड वाला था वो रॉन्ग दिया था। ठीक है। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य है किस वर्ष तक निर्धारित किया गया? ठीक है। तो संदर्भ 45 तक, संदर्भ 75 तक, संदर्भ 70 तक या संदर्भ 80 तक? तो 139 का ये सबको पता है, संदर्भ 70 तक करा गया है। ठीक है। 140 केंद्रीय बजट संदर्भ 23 में वित्तीय क्षेत्र में के लिए कौन सा वाक्य सही है? मतलब इनमें से एक वाक्य सही छांटना कि कौन सा ठीक था। तो 140 का जो ऑप्शन था वो था जीडीपी के लिए उस समय के हिसाब से 3.5% राजकोषीय घाटे के राज्यों की अनुमति दी गई थी। ठीक है। जो जीएसडीपी था, जो स्टेट की जीडीपी है उसके हिसाब से, तो 3.5% राजकोषीय घाटे के राज्यों को अनुमति दी गई थी। अच्छा, जो केंद्रीय बजट का जो ये तो हमारे लिए ये तो रिपीट होने वाले हैं नहीं। जो केंद्रीय बजट संदर्भ 24 का है, केंद्रीय बजट जो बजट संदर्भ 24 का है उसको अच्छे से देख लीजिए और उसका मतलब पॉइंट वाइज इस तरह के क्वेश्चन बने, इससे रिलेटेड इस तरीके के और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसे डिटेल में देख लेना। ठीक है। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण संदर्भ 23 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर भी हमें जो है रॉन्ग विकल्प निकालना था एक। तो 141 का जो ऑप्शन था वो था सी, फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज जो है संदर्भ 30 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार का लगभग 2/3, बहुत बड़ा डेटा था, 2/3 होने की तो कोई संभावना नहीं है। मतलब अकेला 2/3, वो भी क्या फैशन ग्रोसरी है, तो कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे, बाकी सब विकल्प जो भी थे, बट इससे लगा सकते थे कि ये तो गलत ही होगा। ठीक। 142 निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं? तो पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता या प्रकारात्मक निर्धनता। अच्छा, ये जो है वैसे निर्धनता के तो ये सभी हैं, बट ये जो निर्धनता का उन्होंने पूछा, यूपी पीसीएस ने एक अलग संदर्भ में पूछा था। ये जो है निर्धनता के मापन के हैं, सापेक्ष और पूर्ण निर्धनता, जब निर्धनता को मापना होता है। और बाकी अगर निर्धनता के केवल प्रकार के बारे में कहा जाए तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन नंबर सी राइट माना जाता पीसीएस ने। तो 3 और 4, व्यक्तिपरक निर्धनता और प्रकारात्मक निर्धनता। ठीक है। 142 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है 142 का जो है मैं गलत बोल गया, 142 का जो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है। 142 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यहाँ पर जो माने थे निर्धनता मतलब निर्धनता मापन, यहाँ पर लिया था निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता और व्यक्तिपरक निर्धनता। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1, 2, 3। यहाँ पर जो नहीं माना था वो माना था प्रक्रियात्मक निर्धनता, मतलब फंक्शनल पॉवर्टी, कुछ नहीं होती है। ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना। 143 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो 143 का जो था सी था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन अर्बन मिशन। तो फिलहाल ये नहीं था, और बाकी आप इस तरीके के मिशन भी देख सकते हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। 144 निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? इसमें से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो 144 का जो ऑप्शन था ए था, केवल एक, अनूठी उपहार योजना। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी योजना वर्तमान में शुरू करी गई हैं उनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है? तो मनरेगा केंद्र सरकार का कार्यक्रम है और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है जो, तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये सबको पता होता है कि ये केंद्र सरकार की है, और पंडित नेहरू भी ये पता होता। तो यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे जो था वो जो केंद्र सरकार की योजना थी, ये राज्य सरकार की योजना थी। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में अगर थोड़ी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो 594 किलोमीटर है। कहाँ से शुरू होता है? मेरठ से, और कहाँ तक जाता है? प्रयागराज तक। बाकी अमरोहा, बदायूं, हरदोई, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, इनसे निकल कर जाता। तो आप इतना देख सकते हैं। ठीक है। बस इसका लंबा याद रखिए, 594 किलोमीटर, और इसका ओरिजिन और डेस्टिनेशन पॉइंट दोनों याद रख लीजिए, तो मेरठ और प्रयागराज। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? बाई वेणुगोपाल रेड्डी, रघुराम राजन, सी रंगराजन, बिमल जालान। तो 146 का जो ऑप्शन नंबर था डी था, बिमल जालान। ठीक है, बिमल जालान। 147 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 फरवरी, 1 फरवरी, 15 जनवरी, 2 फरवरी। तो यहाँ पर भी आप सेफली हटा सकते हैं जनवरी, क्योंकि फरवरी की बात की गई है, तो यहाँ पर इनमें ही ऑप्शन होगा 3 में, बाकी जो है बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर डी था, 2 फरवरी। अगर आपको दिवस की वीडियो देखनी है तो हमने एक वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप इस दिवस की वीडियो देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट दिवस की वीडियो हमने बना रखी है। ठीक है। बाकी जो एनवायरमेंटल दिवस जो होते हैं, जैसे ये 2 फरवरी है, या बाघ दिवस है,
या जो आर्द्र भूमि दिवस है, इस तरीके के दिवसों की आप सेपरेट भी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ दिखा, जैसे एनवायरमेंटल जो रिलेटेड डेज हैं तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। जैसे वेटलैंड हमने देख लिया यहाँ पर 2 फरवरी, वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को होता है, और रिवर्स वाला जो होता है 14 मार्च को होता है, डे फॉर फॉरेस्ट वाला 21 मार्च को होता है, वाटर डे जो होता है 22 मार्च को होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे। अर्थ डे जो होता है 22 अप्रैल को होता है, ओजोन डे 16 सितंबर को। ये एनवायरमेंटल डे हैं जो इतने एनवायरमेंटल से संबंधित है। ठीक है, वर्ल्ड ओशन डे जो होता है 8 जून को होता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। ठीक है, और वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को होता है। ठीक, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को होता है, माउंटेन डे 11 दिसंबर को होता है। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन 24 अक्टूबर को होता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पर जो था 2 फरवरी था। नेक्स्ट 148 विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? तो संदर्भ 18 में, संदर्भ 20 में, संदर्भ 19 में, संदर्भ 21 में। तो 149 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, संदर्भ 21 में। ठीक, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग अनुमानित आवंटित राशि है, मतलब जिन्हें जिन्हें आवंटित की गई थी, सही सम्मिलित है? तो कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,155 करोड़ रुपये दिए गए थे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट के लिए जो है केंद्रीय बजट को अच्छे से देख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अच्छे से देख सकते हैं। आज हमने जो संदर्भ 23 का जो पेपर का जो हम ये सेकंड पार्ट था, हमने कंप्लीट एनालाइज कर लिया, इसको डिटेल में देखा किस तरीके के टॉपिक आते हैं, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, और कितने सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक कितने थे और करंट के कितने थे। अगर हम अगला हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं उसमें हम जो है संदर्भ 22 के पेपर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।